सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि पिछले 3 महीने से देश की आबो हवा को इस विषय ने परेशान किया हुआ था। नए साल पे अर्थात 1 जनवरी को इस विषय को लेकर विवाद कर्नाटक के उडुपी शहर से शुरू हुआ। कुछ ही समय में पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। माना गया कि कुछ लोग राजनीतिक कारणों से इस विवाद को हवा दे रहे हैं। संदर्भ ये था कि उडुपी शहर के एक स्कूल की 6 छात्राओं ने हिजाब न पहनने के संदर्भ में स्कूल के फरमान के मद्देनजर आंदोलन कर दिया, आपत्ति जताई, अदालतों तक पहुंचे, मामला बढ़ता गया। इस विवाद का तूल तब पकड़ गया जब कुछ लड़कों ने भगवा शॉल पहनकर स्कूल कॉलेज में आना शुरू कर दिया। कुल मिलाकर शिक्षा का मंदिर सियासत की प्रयोगशाला बनकर तब्दील हो गया। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव थे, इसलिए तमाम राजनीतिक दल भी इस मसले पर अपने अपने नजरिए के साथ कूद पड़े। कांग्रेस बनाम भाजपा, इसके अलावा ओवैसी भी आए, सपा भी आए और जिसका जो मन आया उसने अपने अपने स्तर पर इस मामले को भुनाने की, जानने की, बताने की कोशिश की। तमाम विवादों के बीच में हालत यह भी हुई कि कर्नाटक में कई दिनों के लिए सरकार को घोषित तौर पर अवकाश घोषित करना पड़ा ताकि माहौल खराब ना हो। इन सब के बीच में आखिरकार आज कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी किया जो तकरीबन 74 दिन बाद आया और इसके अंतर्गत 3 सदस्यीय पीठ, जिस पीठ का नेतृत्व स्वयं मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी कर रहे थे, उनके साथ 2 और जज थे, उन्होंने एक राय होकर यह फैसला दिया जिसमें बताएगा कि हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हिजाब इस्लाम के अंतर्गत अनिवार्य नहीं है। हिजाब का पहनना इस्लाम में कहीं भी अनिवार्य नहीं बताया गया है। लिहाजा इसके संदर्भ में सारी जो याचिकाएं हैं उन्हें खारिज किया जाता है। 8 याचिकाएं थी जिन्हें एक सिरे से अदालत के द्वारा खारिज कर दिया गया। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि शैक्षणिक संस्थाओं को, जिसमें स्कूल और कॉलेज दोनों शामिल हैं, उन्हें यूनिफॉर्म अर्थात गणवेश तय करने का अधिकार है और उसमें अध्ययनरत छात्र छात्राओं की जिम्मेदारी बनती है कि वह उसका अक्षरशः पालन करें। तो कुल मिलाकर स्कूलों के निर्णय लेने की स्वायत्तता को अदालत के द्वारा स्वीकारा गया। वहीं हिजाब के मसले के माध्यम से इस बहस के संदर्भ में कि हिजाब जरूरी या किताब जरूरी, तो अदालत ने बताने की कोशिश की कि किताब ही जरूरी। पर क्या जिस वर्ग के संदर्भ में यह फैसला आया है उसे यह फैसला स्वीकार है? ओवैसी से लेकर महबूबा मुफ्ती तक सब इस फैसले की खिलाफत कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि यह सही फैसला नहीं है। ओवैसी कह चुके हैं कि इसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाना चाहिए। इस मसले में जो पैरवी कर रहे थे कामत जी वकील, उन्होंने भी कह दिया कि हम कल ही सर्वोच्च न्यायालय में इसके खिलाफ याचिका दायर करने जा रहे हैं। तो आज हम इसी मसले पर बात करेंगे। हमारा विषय है हिजाब नहीं यूनिफॉर्म जरूरी। तो क्या वाकई अब इस फैसले पर यही पूर्ण विराम नहीं लगना चाहिए? अदालतों में जुबानी जमा खर्च करने के स्थान पर इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि मुस्लिम समुदाय से जुड़ी हुई तमाम बच्चियां आज स्कूल न जा पाने के कारण से अपनी जिंदगी को अभिशप्त रूप से जीने के लिए मजबूर है। कोशिश उन्हें स्कूल में लाए जाने की होनी चाहिए या जो बच्चियां स्कूल आ रही हैं उनके चेहरों पर हिजाब चढ़ाए जाने की जरूरत है? इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और देश में चर्चित विषय बन चुके इस मसले पर कुछ ऐसी बातचीत करें जो समाज को दिशा दे सके। ये कोशिश हम आज इस कार्यक्रम में करते हैं, लेकिन इस सिलसिले को शुरू करें उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र ये कहता है कि यदि आपका कोई विशेष धर्म या विश्वास है तो यह अच्छा है, लेकिन आप इसके बिना जीवित रह सकते हैं। दलाई लामा ने जो ये बात कही थी वो दरअसल धार्मिक कट्टरता के संदर्भ में कही थी। कई बार हम अपने आसपास के परिवेश को अपनी धार्मिक आस्था के आधार पर जो कटुतापूर्ण बना लेते हैं, तो दलाई लामा जो बेहद पूजनीय है, बेहद सम्माननीय, उनका कहना है कि सबसे पहले आप इंसान बनिए, इंसान बनने के बाद ये बाकी चीजें हैं। तो इसी रोशनी में हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए कई खास मेहमान हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव जेटली जी हैं, कांग्रेस पार्टी का मुखर चेहरा, मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा जी भी हमारे साथ में हैं। हमारे साथ मुस्लिम विद्वान अतीकुर रहमान साहब हैं, अध्यक्ष जामा मस्जिद कमेटी उन्नाव के जमीर अहमद खान साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और इन सब के बीच में न्यायिक दृष्टि से इस मसले को किस दृष्टि से देखा गया उसे समझाने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस सीबी पांडे साहब भी मौजूद है। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं अतीकुर रहमान साहब से करना चाहता हूं, क्योंकि मुस्लिम समाज इस फैसले को किस रोशनी में देख रहा है जानने की जरूरत है। लेकिन इस सिलसिले को शुरू करें उससे पहले सुनते हैं वो फैसला जिसकी बुनियाद पर आज हम ये चर्चा कर रहे हैं।
क्या कहा कर्नाटक उच्च न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ ने? We are of the considered opinion that wearing of hijab by Muslim women does not form a part of essential religious practice in Islamic faith. The answer to our second question is we are of the considered opinion that the prescription of a school uniform is only a reasonable restriction constitutionally permissible which the students cannot object to. The answer to third question is in view of above, we are of the considered opinion that the government has power to issue the impugned government order dated 5/2/2022 and no case is made out for its invalidation. The answer to fourth question is we are of the considered opinion that no case is made out in writ petition number 2146/2022 for issuance of a direction for initiating disciplinary inquiry against respondents 6 to 14. The prayer for issuance of writ of quo warranto against respondent number 15 and 16 is rejected, being not maintainable. Accordingly, in the above circumstances, all these writ petitions being devoid of merits are liable to be and accordingly are dismissed. In view of dismissal of these writ petitions, all the pending applications pale into significance and are accordingly disposed of. तो ये स्पष्ट तौर पर 3 सदस्यीय पीठ का फैसला था। अतीकुर रहमान साहब, कोर्ट ने अपना नजरिया दिया, ऐतिहासिक फैसला मानते हैं कि मुस्लिम समाज के लिए एक नई शुरुआत है, या मानते हैं जैसा ओवैसी कह रहे हैं एक धर्म विशेष को, एक वर्ग विशेष को निशाना बनाया गया? राजनीतिक दल के संदर्भ में तो उनकी शिकायत रहती थी, क्या अदालत के संदर्भ में भी आप इस नजरिए के साथ हैं? डॉक्टर साहब, हम लोगों को बड़ी उम्मीदें थी। कुछ लड़कियों की चॉइस का मामला था, उन्होंने अपने रिलीजन का सहारा लिया, अपनी धार्मिक किताब कुरान का सहारा लिया। बहुत आज घातक हुई है हमारी कम्युनिटी के कोर्ट इतना बड़ा फैसला, उसमें चंद लड़कियों की, स्टूडेंट की ये ख्वाहिश कि वो एजुकेशन हासिल करने के लिए अपना सर ढकना चाहती हैं, उसको भी नहीं समा पाई। तो ये पूरी तरह से कम्युनिटी के अंदर एक तरह का ये है कि भाई ये क्यों इस तरह से, हम जब संविधान की बात कर रहे हैं तो क्या संविधान का दायरा इतना छोटा हो चुका है? आज इतने संदर्भों में बात की जा रही है, इस तरह से बात की जा रही है कि कोई जुर्म कर दिया इन लड़कियों ने अपनी राइट्स को एसर्ट करके। डॉक्टर साहब, ये किस तरफ अपना समाज जा रहा है? आज जब हम बात कर रहे हैं किस तरह से एजुकेशनल लेवल हमारे बच्चियों का, हमारे बच्चों का हमको ऊपर उठाना है, किस तरह से हमको इस एजुकेशन लेवल के सहारे समाज को नई दिशा देना है, आज उसको हम पीछे ढकेल रहे हैं। आज आप शर्त लगाएंगे कि आप ये चीज पहन के आओगे तब जाके आपको स्कूल में और कॉलेज में दाखिला मिलेगा, क्लास में बैठने की अनुमति मिलेगी। क्या इसकी बजाय बरअक्स ये नहीं कह सकते थे जस्टिस साहिबान कि नहीं, अगर आप अपनी चॉइस को यूनिफॉर्म के साथ में एसर्ट करना चाहती हैं तो हम एकोमोडेटिव हो सकते हैं, हम थोड़ा सा आपको रियायत दे सकते हैं, इतनी गुंजाइश हमारे कानून में है, इतना दिल हमारा बड़ा है, इतना बड़ा हमारा मुल्क है कि इसके अंदर प्लूरलिटी को हमने हमेशा बरकरार रखा है। हमने डॉक्टर साहब अपनी क्लास में होली बनाई, दिवाली बनाई, ईद बनाई, त्योहार को मनाया, कभी किसी के दिल में कोई भेदभाव नहीं आया। ये कौन सा समाज हमने पैदा किया पिछले 7 सालों के अंदर कि घृणा पैदा हो गई, जहर घोलने की कोशिश की, अल्लाह अकबर एक तरफ और जय श्री राम एक तरफ, ये कहां से आ गया जहर? डॉक्टर साहब, मैं आपके और दूसरे पैनलिस्ट से ये जानना चाहूंगा, मैं उत्सुक हूं, क्यों ये घृणा फैलाई गई? क्यों ये घृणा फैलाई गई? अतीकुर रहमान साहब की दलील है, मन इतना बड़ा भी नहीं कर सकते। मन बड़ा करने के संदर्भ में दलीलें आई थी जब ये विवाद चल रहा था। अतीकुर रहमान साहब एक दिगंबर जैन संत हैं, उन्होंने कहा कि मैं भी अपनी 12th की पढ़ाई अधूरी रह गई, उसे पूरा करना चाहता हूं, मुझे अनुमति दी जाए। एक तरफ हिजाब पहनी हुई बच्चियां हों
और दूसरी तरफ दिगंबर संत हों, उनकी भी दलील थी, मेरा धर्म दिगंबर रहने के संदर्भ में ही मान्यता देता है। मान लेना चाहिए अदालत को आपके अनुसार दिल बड़ा करते हुए, या जो अदालत ने बात कही शैक्षणिक संस्थानों को एक यूनिफॉर्म, एक गणवेश तय करने का अधिकार है और उसका पालन छात्र छात्राओं को करना ही होगा। क्या आपको नहीं लगता है कि ये व्यर्थ के विवादों में हम उलझ रहे हैं? बेहतर हो चिंता इस बात की करें, कुल मुस्लिम समाज की 3% महिलाएं भी शिक्षित नहीं हैं, इसकी चिंता होनी चाहिए, या इस विवाद में उलझ के जो 3% है उनका भी बेड़ा गर्क कर देना चाहिए? डॉक्टर साहब, जैन समाज की बहुत इज्जत करता हूं मैं। जी मेरे मुसलमान दोस्तों से ज्यादा जैन दोस्त हैं। जी यहाँ पर बात आ रही है मोडेस्टी की, जी। यहाँ पर बात आ रही है पब्लिक ऑर्डर की, जी। यहाँ पर बात आ रही है राइट्स की, जी। और राइट्स विद इन द पब्लिक ऑर्डर। अगर जैन समाज का जो कुछ भी, मैं नहीं उसको उल्लेख करना चाह रहा हूं, जी। वो पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक डिसिप्लिन को कहीं ना कहीं तक घातक कर सकता है। जी। लेकिन एक दुपट्टा, एक हिजाब, एक सर को ढकना पब्लिक ऑर्डर कहां वायलेट कर रहा है? जी किसी को कहां क्षति पहुंचा रहा है? एजुकेशन हासिल करने में, क्लासरूम के अंदर रीडिंग, राइटिंग, लेबोरेटरी के अंदर एक्सपेरिमेंट करने में कहां उसमें दिक्कत आ रही है, बताइए मुझे। मेंटेनिंग पब्लिक ऑर्डर विद द यूनिफॉर्म एक स्काफ की बात की डॉक्टर साहब। जी। अतिकुर रहमान साहब का कहना है कि कहां सामाजिक परिवेश में कोई परेशानी पैदा की जा रही थी, एक हिजाब अगर बच्चियों के द्वारा सिर पर डाल दिया जाता। मेरे साथ में राजीव जेटली जी हैं, राष्ट्रप्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। कोर्ट का फैसला आया, एक ही राजनीतिक दल है, मानो उत्सव का समय आ गया। एक उत्सव 10 मार्च को आया था जब 5 राज्यों के अंतर्गत 4 राज्यों में जीते, एक आज अदालत का फैसला आया, ऐसा लग रहा है जैसे आप ही सब कुछ जीत गए। क्या है राजीव जेटली जी जिसके कारण इतने प्रसन्न हैं आप सब? खुशी छुपाए नहीं छुप रही है, फैसला अदालत का है पर प्रसन्न आप सब है, क्यों? हिमांशु जी, पहले तो मैं एक बात बताना चाहता हूं कि मैं शायद हिजाब के ऊपर कोई टिप्पणी ना करता जी। लेकिन जिस तरीके से कोर्ट के ऑर्डर आए हैं जिसमें एक बात रखी गई है कि हिजाब इज नॉट अ पार्ट ऑफ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम। जी 3 जजेस की का जो निर्णय है जिसमें ऋतुराज अवस्थी जी, JM खासी जी और कृष्ण एस निश्चित जी रहे हैं जी। तो तीनों ने इस बात को माना, और वो बात को जो माना, किस बात पे माना? जी। क्योंकि इसमें कोई आपका तो इतना साउंड पैनल है, मैं देख रहा हूँ इसमें जस्टिस भी हैं, फॉर्मर जजेस भी हैं, पूर्व सांसद भी हैं, और मुझे लगता है कि मैं इनके सामने बहुत छोटा हूँ और कोई टेक्निकल बात करूंगा, क्योंकि मैं आपकी डिबेट का हिस्सा हूं तो मुझे वो बात रखनी भी है जी। तो मैं इस बात के ऊपर टिप्पणी ना करता। और अतीकुर रहमान साहब से कम आज उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके के स्टेटमेंट देंगे जिसमें वो इसका भी इस्लामीकरण कर देंगे। नहीं तो ये बहुत इंटेलिजेंट बात करते हैं, ये निष्पक्ष होकर बात करते हैं, बावजूद उसके कि इस्लाम के जानकार हैं, इस्लाम का बचाव करते हुए नजर आते हैं, गुड एंड बैड दोनों में ही। लेकिन आज जिस तरीके से इन्होंने हिजाब का बचाव करा है, अगर आपने एक शायद पैनल में एक मुस्लिम महिला भी रख ली होती तो मुझे लगता है आपको ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि वो अपनी पीड़ा अपने आप बयां कर देती। जिसकी ये लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस मुस्लिम महिलाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी पीड़ा को भी तो आपको रखना चाहिए था। तो अगर वो रखती यहाँ पे तो बहुत बेहतर होता, वो जवाब दे पाती हैं कि वो किस पीड़ा से गुजर रही हैं और किस तरीके के लोग उनकी ठेकेदारी करते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हिजाब जो है ना, वो हमारे हिंदुस्तान में इस्लाम की परंपरा रही ही नहीं है। और मैं अभी भी थोड़ी देर पहले एक डिबेट पे था जिसमें बहुत स्पष्ट तरीके से बताया गया कि अरब में रेत से बचने के लिए जब आप अपना मुंह ढकते हैं तो हिजाब नहीं, उसका भी कोई और नाम दिया जाता है, जिस प्रैक्टिस को किया जाता है और उसको एक रंग दिया जाता है। लेकिन असली मुद्दा जो है यहाँ पर वो हिजाब का नहीं है, असली मुद्दा है PFI का, असली मुद्दा है CFI का, असली मुद्दा है उस टूल किट का जो केरला से शुरू हुई थी, जो कर्नाटका तक पहुंची, जिस टूल किट की फंडिंग दिल्ली तक भी आई। असली मुद्दा वो है। और देखिए, जब चुनाव आने थे तो सितंबर में इसके ट्वीट शुरू हो गए थे और उसी के ट्वीट कॉपी पेस्ट करके आगे भेजे जा रहे थे। ये एजुकेशन पॉलिसी की खिलाफत करने के लिए 10-12 लड़कियों को उतार दिया हिजाब पहना के और उसको एक देशव्यापी इशू बना दिया, और बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां भी उनके साथ जुड़ गई। उसमें कुछ वाम दल जुड़ गए, उसमें कांग्रेस जुड़ गई, उसमें समाजवादी पार्टी जुड़ गई। उन्हें लगा कि शायद इसका कोई फायदा मिलने वाला है हमें। उन्होंने उसका फायदा उठाने के लिए हिजाब के समर्थन में उतर गए। उन्होंने एक बार भी पक्ष नहीं जानने की कोशिश करी कि जो मुस्लिम बहनें हैं वो क्या सोचती हैं इसके बारे में, क्या वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है हिजाब को। और जो चंद बहनें हमारी नीचे जमीन पर उतरी हैं वो भी कहीं ना कहीं गुमराह होकर उस टूल किट का हिस्सा बनी है। मैं अतुकर रहमान साहब से तो कहूंगा, तो बहुत पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं, इंटेलेक्चुअल है, ये कम से कम मुझे लगता है उसके टूल किट का हिस्सा नहीं बनने चाहिए। और इन्होंने ये बात बोलनी चाहिए थी कि अगर कोई आगे बढ़ रहा है और एक स्कूल की यूनिफॉर्म है तो उस स्कूल की यूनिफॉर्म के लिए
जो पालना है वो आपको करनी है। और ये बात भी कोर्ट में जजिस ने बताई है कि ये जो फंडामेंटल राइट है, अगर स्कूल की यूनिफॉर्म है उसके अंदर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगती है, तो रेस्ट्रिक्शन में भी जो आर्टिकल है उसको भी डिफाइन किया गया है। तो आज कम से कम ये उम्मीद नहीं की जा रही थी। और ये मुस्लिम महिलाएं जो हमारी हैं को मुझे लगता है बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि ठेकेदारी प्रथा बंद करनी पड़ेगी। और अगर कोई पॉलिटिकल एजेंडा इसके पीछे चलाया जा रहा है तो उस पॉलिटिकल एजेंडा को भी एक्सपोज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब के तस्वीर डाल करके और मुस्लिम महिलाओं को हिजाब पहनाया जा रहा है। आप सोचिए एक तरफ जहां वो मॉडर्न एजुकेशन की बात करते थे और दूसरी तरफ हिजाब की बात की जा रही है। और हिजाब की बात भी किसके द्वारा की जा रही है? अतीकुर रहमान साहब, आप जैसे व्यक्ति भी अगर इस बात को रखेंगे तो कहीं ना कहीं पीड़ा तो होती है। फिर संशय आता है कि क्या इस समाज के अंदर पढ़ा लिखा वर्ग और गरीब वर्ग एक ही मेंटेलिटी और एक की सोच के साथ के चलता है? कम से कम कुछ लोगों को तो बाहर निकलना चाहिए। मैं मानता हूं कोई मौलवी होगा, कोई दूसरा व्यक्ति होगा या कट्टरपंथी होगा, वो इसका बचाव करता हुआ नजर आएगा, लेकिन आपसे उम्मीद नहीं की जा रही थी। आपने जब ये हिजाब का पक्ष रखा तो ये संशय पूरे देश के मन में आ गया कि क्या सबकी विचारधारा एक जैसी है? क्योंकि हम देखते हैं किसी भी वर्ग के अंदर डिबेट होती है, किसी भी वर्ग के अंदर एक पक्ष होता है जो खिलाफत करता है और एक उसके फेवर में भी खड़ा होता है। अरे भाई, एक भी आदमी नजर नहीं आ रहा सुबह से, एक भी मुस्लिम पुरुष नजर नहीं आ रहा जो इस बात को की खुशी मनाए कि हाँ हमारी बहनों को आजादी मिली, हाँ उनके साथ ये व्यवहार नहीं होना चाहिए, हाँ उन्हें भी वही यूनिफॉर्म पहनने का अधिकार है जो बाकी बच्चे पहनते हैं। आप भी खड़े हो गए उनके खिलाफ, आपने भी वही भाषा बोल दी। ये उम्मीद नहीं थी। राजीव जेटली जी बहुत नाराज हैं अतीकुर रहमान साहब की दलीलों को लेकर। लेकिन जेटली साहब, मेरा जो सवाल था, आप इतने उत्साहित क्यों हैं, आप इतने खुश क्यों हैं? इसके संदर्भ में तो कुछ अल्फाज आए। आरोप है तमाम विपक्षी दलों का कि इन सारे मसलों को हवा आप ही देते हैं, क्योंकि आपको 20 और 80 में फर्क करना होता है और जब भी ऐसा मसला होता है आपको 80 लोगों के साथ अपने आप को खड़ा रखने की सहूलियत मिल जाती है। नहीं, हवा मैं दे रहा हूँ या अतीकुर रहमान साहब दे रहे हैं या अब आने वाले जमीर अहमद साहब देने वाले हैं या देंगे? हवा मैं दे रहा हूँ या ये दे रहे हैं? अरे इन्हें तो बोल देना चाहिए था। अरे हम तो कहते हैं हमें हवा देने का मौका मत दीजिए, हमें तो मौका ही नहीं मिलना चाहिए, मौका तो आप ही देते हैं। बड़े महत्वपूर्ण टिप्पणी है राजीव जेटली जी के। उनका कहना है कि भाई मौका तो आप ही देते हैं। मुझे जाना जमीर अहमद खान साहब के पास है, लेकिन राजीव जेटली जी ने सीधे निशाने पर चूंकि अतीकुर रहमान साहब को लिया और अतीकुर रहमान साहब उसकी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, तो एक बार उनका हस्तक्षेप सुनते हैं, प्रतिक्रिया सुनते हैं और फिर जमीर साहब से बात करते हैं। जी अतीकुर रहमान साहब। जी डॉक्टर साहब, बात की जेटली साहब ने ठेकेदारी की। जी, अगर ठेकेदारी होती जेटली जी तो 90 के 90 लड़कियां उस कॉलेज की बुरखे का डिमांड करती, हिजाब का डिमांड करती, नकाब का डिमांड करती। 90 में से डॉक्टर साहब गौरतलब बात है 90 में से सिर्फ 6 लड़कियां पिटीशन करने गईं। किसी इलीगल ऑर्गेनाइजेशन का सहारा नहीं लिया, किसी लोकल पॉलिटिकल गुंडागर्दी करने वाली पॉलिटिकल पार्टी का सहारा नहीं लिया, बल्कि संविधान का सहारा लिया, जस्टिस का सहारा लिया, कोर्ट का सहारा लिया। अगर ठेकेदारी होती तो जेटली जी आपने जो सैलाब देखा था शाहीन बाग के अंदर औरतों का बुरखे के अंदर, आप उससे डरा गए, आप घबरा गए। उन्होंने संविधान को हाथ में लेकर जब प्रियम्बल पढ़ना शुरू किया, उन्होंने जब तिरंगे की दुहाई दी तो आप डर गए। आपने देखा कि अगर चोट करना है मुस्लिम समाज के ऊपर तो इनकी औरतों को शिक्षा से वंचित करना होगा, और आपने यहां पर चोट की। ये आपका वार बिल्कुल सही निशाने पे लगा है, लेकिन हम इस चीज को कामयाब नहीं देंगे डॉक्टर हिमांशु। हम समझ गए इनका षड्यंत्र। इन्होंने चोट की है कि एक मुस्लिम महिला को एजुकेशन हासिल करने से रोको, इनके पूरे समाज को बर्बाद कर दो। मैं समझ नहीं पा रहा आपकी दलील को। इन्होंने रोका, जिस सरकार ने 3 तलाक जैसी कुरीति को खत्म करने का ऐतिहासिक फैसला लिया, जिसने महिलाओं की जिंदगी में असल में कुछ रोशनी बिखेरने की कोशिश की, उनको क्या फायदा होने जा रहा है इस बात से कि मुस्लिम लड़कियां पढ़े नहीं? ये मेरा आपसे सवाल है। दूसरा, राजीव जेटली जी की पार्टी या सरकार को आप निशाने पर ले रहे हैं, तो क्या आपका मानना है कि इस देश की अदालतें भी इस सरकार का एजेंडा हो गई, इस सरकार और इस पार्टी की एजेंडे को पूरा करने का हथियार हो गई हैं? क्योंकि ये फैसला 3 जजेस की पीठ में है और जिसमें एक मुस्लिम महिला भी उच्च न्यायालय की जज की हैसियत से शामिल थी, जिनका नाम है जस्टिस काजी जयबुन्नेसा मुहिउद्दीन।
कोशिश की गई कि एक ईमानदार फैसला है, फिर भी आपको शक है? नहीं, डॉक्टर हिमांशु, जब जस्टिस अपने कोर्ट के अंदर जाते हैं तो द ओनली बाइबल फॉर द जुडिशरी इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैं इसके अंदर जरा भी कोई मुसलमान या कोई क्रिश्चियन या कोई हिंदू जज साहिबान का नाम लेना पसंद नहीं करूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि कभी भी ऐसी कोई टिप्पणी मेरी तरफ से नहीं आए जो कि पिन पॉइंट हो के भी मुसलमान के होते हुए भी ऐसा क्यों। यहाँ पर सवाल यह है, कोर्ट के सामने जो दस्तावेज रखे गए, कोर्ट के सामने जो कुछ भी पैरवी की गई, उसके मद्देनजर यह आया। अगर एक कम्युनिटी उसको डिमांड करके अपील में जाना चाहती है तो मैं नहीं समझता हूं जेटली जी या किसी को भी उस पर बड़े महत्वपूर्ण टिप्पणी अतीकुर रहमान साहब। तो आप मानते हैं कि जितनी मेहनत फैसला आने के बाद मुस्लिम समाज के तमाम नेता कर रहे हैं, ओवैसी से लेकर महबूबा मुफ्ती तक कर रहे हैं, इन्होंने सही समय पर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, इस बात को लेकर कोई नाराजगी है? जब अदालत में बहस चल रही थी, कोर्ट में पैरवी हो रही थी, कोर्ट में दलीलें दी जा रही थी, उस समय पर इन्होंने ढंग के वकील वहां पर प्रस्तुत कर दिए होते तो फैसला कुछ आया होता। तो इस बात को लेकर आप नाराज हैं कि नहीं नाराज है? अपने मुसलमान समाज के जो तथाकथित मठाधीश हैं, जो मुसलमानों के बड़े हिमायती बनते हैं, उनके संदर्भ में कोई नाराजगी आपकी है कि नहीं आज? देखिए, मुस्लिम समाज, बेशक हम लोग अपनी नाराजगी जाहिर करेंगे अपने लीडरान से कि उन्होंने वक्त रहते हुए कोई कदम क्यों नहीं उठाया। मगर देखिए डॉक्टर साहब, मैं समझता हूं, जहां तक मैं पॉलिटिकल साइंस का लेक्चरर रहा हूं, जहां तक मैं समझता हूं, द विजडम ऑफ द हाई कोर्ट डिफर्स फ्रॉम द विजडम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कपिल सिब्बल साहब गए थे, इस चीज का एहसास दिलाया था सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप वेट एंड वॉच करिए, अगर हाई कोर्ट अगर इसके ऊपर कोई फैसला सुनाता है उसके बाद में आप अप्रोच कर सकते हैं, जो कि एक सही फैसला था उन लोगों का। तो ये कुल मिलाकर अतीकुर रहमान साहब भी मान रहे हैं कि हाँ, समय रहते जो कदम उठाना था वो मुस्लिम समाज के लोगों ने नहीं उठाया। कपिल सिब्बल का उल्लेख कर रहे हैं, देखिए आप कपिल सिब्बल क्या करते हैं। मेरे साथ में जस्टिस सीबी पांडे साहब है, उनके पास मैं जाना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले जमीर अहमद खान साहब से बात करना चाहता हूं। अध्यक्ष हैं जामा मस्जिद कमेटी उन्नाव के, हमारे साथ जब भी इन विषयों पर जुड़े हैं सच्ची बात कहते हुए नजर आए, उनसे समझने की कोशिश करता हूं। एक नतीजे पर पहुंची है अदालत, इस विषय को यही खत्म करने की आप हिमायत करते हैं या आप चाहते हैं जरा इस पे विवाद हो, झगड़ा हो और तगड़ा हो, जितने नेता अपनी बयानबाजी कर सकते हैं करें, कुल मिला के बच्चियां और उनका भविष्य वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, सियासत चलती रहनी चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। क्या कहते हैं जमीर अहमद खान साहब? खान साहब शायद आपने म्यूट का बटन दबा दिया, उसे अनम्यूट कर देंगे। जमीर अहमद खान साहब से अभी मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं एक बार प्रताप भानु शर्मा जी की प्रतिक्रिया लेना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी को फिर से निशाने पे लिया राजीव जेटली जी ने भी। कांग्रेस पार्टी ने इस फैसले के संदर्भ में अभी तक कोई अधिकृत प्रतिक्रिया नहीं दी। वो फैसले का स्वागत करती है, सम्मान करती है, विरोध करती है, दरवाजा खटखटाएगी, क्या कुछ करेगी। देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल एक महत्वपूर्ण मसले पर मौन साध कर बैठा है, ठीक वैसे ही जैसे आंधी आने पे शुतुरमुर्ग रेत में अपना सिर गड़ा लेता है। क्या कहते हैं प्रताप भानु जी, आप किसी नतीजे पर हैं या अपनी पार्टी के तहत आप भी असमंजस के शिकार हैं? शुतुरमुर्ग की भूमिका नहीं है कांग्रेस की जी, और ना ही ये इतना विवाद करने का विषय था जी, परंतु इसका राजनीतिकरण भारतीय जनता पार्टी ने किया, बीजेपी की कर्नाटक की सरकार ने किया। सैकड़ों वर्षों से ये प्रथा चली आ रही है। ड्रेस कोड लागू है स्कूल में और कॉलेज में, पर नई चीज हो रही थी। सरकार ने नोटिफिकेशन क्यों किया, उसे सड़कों पर क्यों लेके आए? और जब बच्चियां वहां जा रही थी तो उनको कट्टरपंथी नेताओं ने भगवा झंडा या भगवा स्कार्फ डालकर गिरदी करके फपते क्यों कसे गए? इसका किसी तरह से भी राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए जी। मामला कोर्ट के अधीन है, संविधान के अनुसार काम हो रहा है, और जब फैसला दे रहा है तो इसका निहित हित में इसका राजनीतिकरण क्यों कर रहे हैं? जी, अतीकुर रहमान साहब भी राजनीतिक भावना से बोल रहे हैं, धार्मिक भावना से बोल रहे हैं। अब जब कोर्ट के विद्वान न्यायाधीशों ने इसमें फैसला दिया है,
विचाराधीन है, एक दो दिन में सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन भी हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट, देश के संविधान का पालन होना चाहिए, देश के कानून का। प्रताप अनुज, आपने सारी बात कह ली, मैंने तो सीधे पूछा कांग्रेस किस नजरिए के साथ है। हिजाब वाकई जरूरी है, गलत फैसला है, बच्चियों को अधिकार होना चाहिए हिजाब पहनने का, या आप भी मानते हैं कि स्कूल और कॉलेज के संदर्भ में उन्हें तय करने का अधिकार होना चाहिए और इस प्रकार के व्यर्थ के विषयों में उलझना नहीं चाहिए? नहीं, बिल्कुल सही है बात, और हम मानते हैं स्कूल और कॉलेज को अपने ड्रेस कोड, इससे यूनिफॉर्म जी, माने जिसमें एकता रहे, पूरे बच्चों में एक ड्रेस रहे, एक सा खान पान रहे, एक सी अच्छी रहे। और तो प्रताप अनुज जी कम से कम सही बात कह रहे हैं, उनका कहना है कि एक रूपता रहनी चाहिए, स्कूलों के संदर्भ में, कॉलेज के संदर्भ में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। मेरे साथ में राजीव जेटली जी ने यह कहा था कि अगर कोई मुस्लिम महिला भी इसमें होती तो शायद सच्ची बात और बेहतर तरीके से कार्यक्रम में आ पाती। सामाजिक कार्यकर्ता हैं शमा मेहदी जी, वो हमारे साथ में हैं, उनसे जानने की कोशिश कर लेते हैं कि वो इस पूरे मसले पर किस नजरिए के साथ हैं। आतिकुर रहमान साहब को लगता है ठीक नहीं हुआ, बच्चियों के साथ ठीक नहीं किया जा रहा, जो बच्चे स्कूल जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, उनसे उनके अवसर छीनने की कोशिश है। कई घरों में अब बच्चियों को स्कूल कॉलेज नहीं जाने दिया जाएगा, इसको लेकर आतिकुर रहमान साहब की चिंताएं हैं। क्या कहते हैं शमा जी? जी नमस्कार, आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल। देखिए, यूनिफॉर्मिटी मेरे हिसाब से जरूरी है जी, हर जगह पे यूनिफॉर्मिटी जरूरी है, स्कूल कॉलेजेस में भी जरूरी है, लेकिन किसी भी चीज में अगर शिक्षा को नुकसान पहुंच रहा है, शिक्षण संस्थानों को, और खास करके मुस्लिम महिलाओं का, मुस्लिम लड़कियों का, जहां तक हम इंडिया में हाल देखते हैं, इंडिया में ये एक फैक्ट है और ये हमें मानना पड़ेगा, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता बिना हिजाब पहने। तो इससे शिक्षा का स्तर लड़कियों में गिरेगा जी। और हमारा जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उद्देश्य है, इस पर भी इसका असर पड़ेगा। तो ये एक चिंता की बात है, हमें रादर इस पर ध्यान देने के कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसको तो सराखों पर, क्योंकि हाई कोर्ट का जो आदेश आया है उसको सराखों पर, लेकिन जो शिक्षा के ऊपर असर पड़ रहा है हमें उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से मुस्लिम महिलाओं को या किसी भी धर्म की महिलाओं को या पुरुषों को भी शिक्षा के लिए आगे बढ़ाया जाए। शिक्षा के ऊपर यहाँ पर ज्यादा ध्यान। उनका कहना है कि हिजाब के विवाद में उलझने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं जो सीवी पांडे साहब आपसे बात करना चाहता हूँ वो मेरा विषय बिल्कुल अलग है। ये विषय आज का नहीं है हिजाब वाला, अभी जब 5 राज्यों में चुनाव थे तो कुछ ज्यादा मुखर हो गया। पहले भी इस मसले को लेकर बहसें आई हैं। 2003 में मद्रास हाईकोर्ट का, 2007 में मुंबई हाईकोर्ट का इस संदर्भ में निर्णय था जिसमें उन्होंने कहा था कि हिजाब अनिवार्य नहीं है। 2015 में एक विवाद हुआ था और उसके अंतर्गत कुछ बच्चों ने यह याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट के संदर्भ में कि हमें हिजाब पहन के एग्जाम देने के लिए अनुमति दी जाए। उस समय पर सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी थी कि हिजाब ना पहनने से कोई खतरा नहीं बढ़ जाएगा आपकी आस्था पर, और कुल मिलाकर आपको बगैर हिजाब के ही परीक्षा देनी है। देश की सर्वोच्च अदालत ने भी इस संदर्भ में अपनी स्थिति स्पष्ट की हुई थी। मैं आपसे समझना ये चाहता हूं पांडे साहब कि ये कौन सी न्याय व्यवस्था हमने देश में बना रखी है कि अलग अलग हाईकोर्ट अपने निर्णय देते हैं, फिर भी विषय जिंदा वही रहते हैं, फिर भी उन विषयों के संदर्भ में फैसले की बात की जाती है, फिर उन्हीं विषयों को लेकर सर्वोच्च अदालत में जाने की बात की जाती है। एक तो आपसे यह समझना है। दूसरा, आज कोर्ट ने हिजाब पहनना या नहीं पहनना है के साथ साथ इस्लाम में हिजाब अनिवार्य है कि नहीं है इसका भी फैसला दिया है। अदालत कैसे यह फैसला कर पाती है कि इस्लाम में अनिवार्य है कि नहीं है, इससे लोग समझना चाहते हैं। क्या आप थोड़ा रोशनी देंगे कि बतौर जज आप इस नतीजे पे पहुंचते कैसे हैं कि हमारे धर्म में ये जरूरी है या नहीं है? ये जो इस बार आपने दो तीन उदाहरण जो दिए जी, उसमें ये मसला कोई बहुत सीधे ये नहीं था कि ये धर्म का हिस्सा है जी, एसेंशियल प्रैक्टिस है कि नहीं ये धर्म का हिस्सा, नंबर 1। जी, दूसरी बात है ये पूरा मामला एक कानून से जो 1883 में एक कानून बना कर्नाटक हाईकोर्ट का, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है या अन्य
हाई स्कूल के पहले के लिए, यूनिवर्सिटी और उनके लिए नहीं कहा, यूनिवर्सिटी और अब हायर एजुकेशन की, बल्कि स्कूल स्तर के लिए, मतलब हाई स्कूल के इंटरमीडिएट के कॉलेज तक के लिए, कि अगर ये स्कूल उनके मैनेजमेंट, जी चाहे जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें गवर्नमेंट कोई अगर ये कोई ड्रेस कोड प्रिस्क्राइब करती है, जी या प्राइवेट स्कूल है तो उनका मैनेजमेंट ड्रेस कोड प्रिस्क्राइब करता है, तो वो ड्रेस कोड बच्चों को मानना होगा। उसमें कोई ये कभी हिजाब का तो सवाल नहीं था। एक ड्रेस कोड इन स्कूलों के बच्चों के लिए जो पढ़ रहे थे उसके लिए। जी अब ये मामला ड्रेस कोड 1983 का कोई आज का नहीं है, उसके बाद 1991 में भी उस पर कुछ संशोधन हुए। जी अब जाके जब इधर ये फरवरी में 5 फरवरी 2021 को जी जब इन्होंने ऑर्डर 22 को जो ऑर्डर पास किया कि हिजाब एक आदेश जारी किया, जी और उन्होंने कहा कि ये ड्रेस कोड जरूरी है और सबको पहनना पड़ेगा, क्योंकि थोड़े कुछ डिस्प्यूट हुए, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से एक आदेश जारी किया जी कि उस कानून के अंतर्गत ये शासनादेश जारी किया कि ड्रेस कोड जरूरी है इन कॉलेजों के लिए, सरकारी स्कूलों के। जी तो अब ये सरकारी स्कूलों के ड्रेस कोड के मामले को लेके पहली बार ये मामला सीधे उन लड़कियों ने दाखिल किया रिट पिटीशन, खास करके मुस्लिम लड़कियों ने, कि हम इसको, हमारे लिए आप ऐसा कानून नहीं बना सकते हैं कि हम ड्रेस कोड माने, और वो ड्रेस कोड को मतलब, और ड्रेस कोड में मतलब हमारे जो ड्रेस कोड है जी उसमें हम हिजाब पहनेंगे, जो कि ड्रेस कोड का पार्ट नहीं, जी तो वो हम पहनेंगे। ड्रेस कोड तो वो मान रही थी, लेकिन ड्रेस कोड में वो ऐड कर रही थी कि हम ड्रेस कोड में हिजाब पहनेंगे। जी तो हिजाब तो ड्रेस कोड का पार्ट नहीं था, और जी। हिजाब जैसे ड्रेस कोड का पार्ट अगर आप बनाते तो उसके विरोध में दूसरे लोगों ने कहा कि ठीक है, अगर ये मुस्लिम लड़कियां ड्रेस कोड में हिजाब पहनेंगी तो हम भी ड्रेस कोड में जो आपने प्रिस्क्राइब किया उसके अलावा भी हम पहनेंगे। तो जी। ये विवाद बढ़ गया। तो ये विवाद जो एक सिंपल स्कूल कॉलेज में ड्रेस कोड से संबंधित था, वो आगे चल के ये धर्म का रूप ले लिया। जी। कुछ लोगों ने कहा कि हमारे धर्म में यह होता है, कुछ लोगों ने कहा हमारे धर्म में होता है। मुस्लिम ने कहा कि बाद में ड्रेस कोड से मामला आगे बढ़ के मुस्लिम धर्म ये कहना शुरू कर, लोगों ने कहना शुरू किया कि ये हमारे धार्मिक स्वतंत्रता का अंग है, और ये हमारे एसेंशियल पार्ट है, हमारे धर्म में लिखा है कि हिजाब पहनना, तो हम अगर हम मुस्लिम हैं, अगर हिजाब नहीं पहनते हैं तो हमारे मतलब मुस्लिम नहीं माना जाएगा। और साथ ही साथ ये भी कहा, दोनों बातें कही, साथ साथ ये भी तर्क था कि ये हमारा कुछ लोगों का, एक तो ये था कि हमारी धार्मिक आर्टिकल 25 में कि हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का ये पार्ट है जी। और ये भी बहस हुआ कि हमारी स्वतंत्रता है, हम चाहें तो पहने या ना पहने, हमारा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 92 में, और अगर हम चाहें तो पहने, नहीं चाहे तो नहीं पहने, सरकार उस पर कोई आपत्ति नहीं लगा। तो देखिए पहली बार हाई कोर्ट में 25 आर्टिकल 25 जो धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है, और फंडामेंटल राइट जिसमें जो चाहिए आप पहनिए, जो चाहिए खाइए पीजिए, अपना खान पान के जो राइट्स है वो भी कोर्ट के सामने आए। तो जो पहले के सारे निर्णयों को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है, 130 पेज का फैसला है, उन सारे फैसलों का रेफरेंस देते हुए उन्होंने इस बात को, ये पहली बार नहीं, ये आप जैसे आपने उठाया बात कि कोर्ट कौन सा क्या हो, कैसे हो तय करेगी कि ये धार्मिक मामला कौन सा एसेंशियल पार्ट है कि नहीं। ये मामले पहले जब हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में गए तो उन्होंने कहा नहीं, अगर धार्मिक स्वतंत्रता की बात अगर आप कहेंगे कि ये मेरी धार्मिक स्वतंत्रता है, तो हमको जुडिशियल पावर देखेंगे कि ये धार्मिक स्वतंत्रता के भाग बनी, क्योंकि आर्टिकल 25 में क्या अधिकार है आपको, कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं है। आर्टिकल 25 में भी रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, और आर्टिकल 92 में भी रिस्ट्रिक्शन लगाए सकते हैं, और ये रिस्ट्रिक्शन लगाने का काम गवर्नमेंट कर सकती है, उसमें लिखा ही हुआ है, उन्हीं आर्टिकल में लिखा है कौन कौन रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। तो कोर्ट का कहना है कि जब आप उसमें एब्सोल्यूट राइट तो है नहीं, उसमें रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, तो हम ही तो देखेंगे, कोर्ट ही तो देखेगा कि ये रिस्ट्रिक्शन जो गवर्नमेंट ने लगाया है वो सही है कि नहीं सही है। और इसीलिए वो लोगों ने गए भी रिट पिटीशन में, उन्होंने कहा कि ये रिस्ट्रिक्शन जो है गलत है, उन्होंने चैलेंज किया, ये ड्रेस कोड जो आप 5 फरवरी का जो ऑर्डर है ये इलीगल है, इनवैलिड है, वायर्ड है, तो उस ऑर्डर को ही तो चैलेंज किया इन्होंने। तो उस ऑर्डर को अगर आपने कोर्ट में चैलेंज किया है तो कोर्ट उसको देखने का उसके बाद पावर है कि वो ऑर्डर तो सही है कोर्ट ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए फैसला दिया है, ये हमारे साथ कहना है जस्टिस सीबी पांडे साहब का। मैं एक बार फिर कोशिश करता हूं जमीर अहमद खान साहब से। कोर्ट ने बाकी सारे फैसले दिए, वो तो अपनी जगह है, जो सबसे पहला उल्लेख किया है वो ये है कि क्या हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा है। उसके जवाब में हाईकोर्ट ये कहता है कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं है।
आप इस्लाम के जानकार हैं जमीर अहमद खान साहब, कोर्ट के निष्कर्ष से इत्तेफाक रखते हैं या खारिज करते हैं कोर्ट के निष्कर्ष को, और अगर खारिज करते हैं तो आपके पास दलील क्या है? जी देखिए, ऐसा है कि एक तो ये विवाद जो है, ये विवाद अभी जेटली साहब जिस तरीके से बयान कर रहे थे जी, मैं आपको एक थोड़ा पहले पीछे लिए जाता हूं, और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी या संघ के लोग इससे फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, मैं उसका थोड़ा सारा उल्लेख करना चाहता हूं जी। उन्नाव में एक सभा थी, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के लिए रितंबरा जी आई थी, साध्वी रितंबरा, और उस तकरीर को मैंने सुना था जी। साध्वी जी ने जो तकरीर की थी उसके अंदर उन्होंने कहा जो हमारे इस समाज के अंदर आपस में जो तजाद यानी डिफरेंसेस हो सकते हैं उन्होंने वो बयान किए पहले, और उन्होंने कहा कि देखो हिंदू जो है वो धोती पहनता है और मुसलमान पैजामा पहनता है, हिंदू जो है बगैर टोटी का लोटा इस्तेमाल करता है, मुसलमान टोटी का लोटा इस्तेमाल करता है, ये जितने भी आप हमारा खान पान भी उन्होंने बयान किया। और उसके बाद उन्होंने जो कहा था वो ये कहा था कि अगर वो हिंदू मुंह से खाता है तो फिर मुसलमान कहीं और से खाए। तो ये इस तरह के विषय तलाश करने के बाद आपस में समाज में नफरत बढ़ाकर माइल्स अपने गिनना चाहते हैं, और ये उन्हीं चीजों की बदौलत आज सत्ता में भी है। जी। बात ये सिर्फ इसलिए करते हैं कि एक माहौल बनाया जाए इस समाज में, और जो मूल मुद्दे हैं, जो जरूरी चीजें हैं, उससे आदमी को सोचने की मोहलत ही ना मिले जी। और हम इन मुद्दों में उलझे रहे। सबसे पहली चीज तो यही है, और भारतीय जनता पार्टी इसमें पूरी तरीके से कामयाब है जी। दूसरी बात यह है कि जो नकाब या हिजाब या सर पे चादर डालना, क्या ये एक बुरी प्रथा है? क्या ये हमारी हिंदू बहनें नहीं करती हैं? और जो आज हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से अरे साहब उन्होंने बड़ा बोल्ड सीन किया। अब बोल्ड सीन का मतलब अगर कपड़े उतारना है तो इस समाज में कभी इस तरह का मामला नहीं रहा था, लेकिन हमारा समाज बदल रहा है और जो बुराइयां पैदा हो रही हैं वो भी इन्हीं हरकतों से पैदा हो रही हैं। लिहाजा अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है तो जाहिर सी बात है कि बाबरी मस्जिद के मामले को भी मुसलमान ने मान लिया था। कोर्ट के आगे तो हम जाहिर सी बात है हमेशा कोर्ट का एहतराम किया है। लिहाजा अगर कोई इख्तिलाफ होता है, चाहे वो किसी भी तरह के मुकदमे में, हाई कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है मामला, और जो सुप्रीम कोर्ट कह देता है तो सर झुका के सब मान लेते हैं। हाँ, इसके अंदर जो सियासत हो रही है, चाहे वो असदुद्दीन साहब हो, चाहे फारूक साहब हो, या जो भी हो, वो सियासत नहीं होना चाहिए। ये सिविलियंस का मामला है। नेताओं को इन मुद्दों को नहीं उठा के आपस में नफरत को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। बस मामला जिन लोगों से ताल्लुक है वो अगर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं और उनको उसमें तसल्ली होती है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, तो हम क्यों उसको पर बहस करें? भाई उन्हें जाने दीजिए। दूसरे ये कि जैसे मैं अपना बयान करूं कि मेरी एक बेटी है, ये क्या है कि जैसे कि मुसलमान है, दाढ़ी रख ली जी, लेकिन अगर नहीं रखता है वो भी मुसलमान है। ऐसे ही जो औरतें अपने लिए या लड़कियां अपने लिए हिजाब को पसंद करती है, जिसके अंदर अपने को महफूज महसूस करती हैं। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, भोपाल का था, वो मुंह पर दुपट्टा, अगर एक लड़कियां थी, उनसे पूछा कि आप कौन है, उन्होंने बताया वो हिंदू बच्चियां थी। तो उन्होंने कहा तुम ये क्यों करती हो? उन्होंने कहा जब हम अपना चेहरा ढक लेते तो हम अपने को महफूज ख्याल करते हैं, हम बुरी नजरों से बच जाते हैं। ये उनके अल्फाज थे, टीवी के ऊपर मैंने देखा था। लिहाजा अगर ऐसा है तो उसमें क्या बुराई है? और अगर सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा उसको मानेंगे, हम उस बहस में नहीं पड़ना चाहते। और हम अपने जो सियासी लोग हैं उनसे भी ये अपील करेंगे कि इन झगड़ों को समाज के अंदर दूरियां बढ़ाने के लिए, नफरतें बढ़ाने के लिए इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उनको तो फायदा पहुंचेगा लेकिन समाज को बहुत नुकसान पहुंचेगा। जमीर साहब जब भी बात करते हैं साफ बात करते हैं। उनका कहना है कि सियासी लोग इस मसले पे दखलंदाजी बंद कर दें। वो कुछ फायदा तो कराएंगे नहीं पर नुकसान जरूर करा देंगे। लेकिन एक और सियासी व्यक्ति आजकल राज्यपाल हैं केरल के, उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। भाजपा बताती है कि बड़े प्रगतिशील मुसलमान हैं, नई दृष्टि से सोचते हैं, नई दिशा में सोचते हैं। उन्होंने कहा है कि ये हिजाब जो है ना वो मुस्लिम महिलाओं को प्रताड़ित करने का तरीका है या मुस्लिम महिलाओं को कैद में रखने की कोशिश है। क्या आप इत्तेफाक रखते हैं कि आज विषय हिजाब का चल रहा था, कल बुर्के के लिए मांग की जाएगी? इस्लाम में हिजाब अनिवार्य है कि नहीं है?
इसको लेकर भी आपसे स्पष्ट दिशा नहीं मिली। क्या कुरान हिजाब को अनिवार्य करार देता है? ये एक सवाल है। जमीर अहमद खान साहब, आप इस्लाम के विद्वान हैं, एक स्पष्ट राय बताइए। कोर्ट ने गलत नतीजे पे पहुंचने की कोशिश की या सही नतीजे पे पहुंचने की कोशिश की? बुर्के के संदर्भ में क्या है, अनिवार्य है या ऐच्छिक है? दोनों पे आपसे साफ बात की उम्मीद करता हूं। देखिए, ऐसा है कि कुरान में बड़ा वाज़ेह अल्फाज में यह है कि ए नबी की बीवियों जी, तुम अपने ऊपर एक चादर डाल लिया करो जी, ताकि जो ऐसा था कि मदीने के अंदर शरीर लोग थे वो मुस्लिम महिलाओं को छेड़ते थे, उन पे आवाजें कसते थे। इसलिए ये हुक्म आया कि ए नबी की बीवियों तुम अपने ऊपर एक चादर डाल लिया करो। वो चादर जो है वो इसलिए है कि जो नशीब व फराज यानी जो उभार और वो और बाल, ये इससे क्या होता है कि आदमी के अंदर एक सेक्सुअल डिजायर पैदा होती है, तो अगर वो ढक जाएगा तो फिर इस तरह की चीजें ही नहीं होंगी। तो इसके लिए कुरान में बड़े वाज़ेह अल्फाज में आया। अब उसको किस तरीके से कोर्ट ने किस तरीके से इंटरप्रेट किया है, उनके वकीलों ने, कोर्ट ने क्या कहा है, ये सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद फैसला हो जाएगा। तो हम उसकी वजाहत करने के लिए उलमा, बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं। और पूरी दुनिया के अंदर आप देखते हैं कि हिजाब, चाहे अमेरिका देख लीजिए, यूरोप देख लीजिए, अरब देख लीजिए। जब मेरी दो बेटियां हैं, एक हिजाब पसंद करती है, वो एमटेक है, दूसरी बेटी बैंक में ऑफिसर है, वो हिजाब पसंद नहीं करती। तो ये पसंद की बात भी है। लिहाजा आप अगर ये कहते कि नहीं जबरदस्ती लादा गया, जबरदस्ती नहीं लादा गया है। और जमीर अहमद खान साहब भी कह रहे हैं इसे ऐच्छिक छोड़ देना चाहिए। दूसरा, उनकी महत्वपूर्ण टिप्पणी है कि कुल मिलाकर जो अदालत का फैसला आए उसको माना जाना चाहिए। मैं राजीव जेटली साहब आपके पास आना चाहता हूं। शिकायत थी आतिकुर रहमान साहब को कि आप सियासी फायदा लेते हैं, कोशिश में सामने वाले भी दिख रहे हैं। ओवैसी साहब को सुबह से टीवी पे काफी जगह मिल रही है, महबूबा मुफ्ती भी जगह ले रही हैं। क्या उम्मीद करें कि आप लोग इस विषय को, जैसा कि हमारे साथ जमीर अहमद खान साहब कह रहे हैं, भाई समाज का विषय समाज के लिए बख्श दो, आप लोग दूर हो लो, वो तो मान नहीं रहे। आप लोगों से कोई उम्मीद करें? देश की सबसे बड़ी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, देश के तमाम राज्यों में आपकी सरकार है, समाज को बख्श देंगे? नहीं, मैं सोच रहा था कि अगर इस डिबेट का सब्जेक्ट जो आपने रखा था, अगर उसके ऊपर डिस्कशन होती जी, तो इन सब की बातें मुझे बहुत अच्छी लगती जी, लेकिन जो आपने डिस्कशन रखी है वो इस बात पर रखी है कि हिजाब क्या इस्लाम का एक हिस्सा है या नहीं है, और उसकी जजमेंट जो है वो को हाई कोर्ट के द्वारा आई है कि वो इस्लाम का हिस्सा नहीं है। जी, और अभी भी अगर उसको जस्टिफाई किया जाएगा अगर कि वो इस्लाम का हिस्सा है या नहीं है, जी, तो मुझे लगता है वो फिर अपने आप में कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न उठा देगा और ये अपने आप में डिवीजन पैदा कर देगा। जी, तो आपको ये कहना चाहिए था, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि मुस्लिम महिला जरूर है, और आपने अच्छा किया कि उनको बीच में जोड़ा और उनका भी विचार बीच में डाल दिए। जी, नहीं तो दो तरफ से विचार आते और वो विचार जो उनसे होते वो जी। कहीं ना कहीं कंजर्वेटिव होते, वो अपनी सोच के हिसाब से बने हुए होते, क्योंकि इन सभी बुद्धिजीवियों ने ट्रिपल तलाक के भी खिलाफत करी थी, आपको याद होगा। जी। मैंने आप ही के साथ कई बार डिबेट करी जी। थी उस सब्जेक्ट के ऊपर, और ट्रिपल तलाक को भी जस्टिफाई करते हुए नजर आए थे। तो आप ये देखिए कि अब आपको ये निर्धारित करना है कि जो इस्लाम का हिस्सा नहीं है, जिसके ऊपर मोहर लग चुकी है, जी। उसको कम से कम अब मुस्लिम पुरुष निर्धारित ना करें। जी। अब ये यू शुड लीव इट ऑन दी वुमेन। अब ये उनको निर्धारित करने दीजिए वो उनको पहनना है या नहीं पहनना है। और जी। अगर वो पहनने के लिए कहती भी हैं तो आपको ये बताना चाहिए, ये जानकारी आपको उपलब्ध करवानी चाहिए कि भाई हम आप लोगों को गुमराह करते आए थे, हमने इस्लाम के नाम पे आपको ढक कर रखा था, और अब जो हाई कोर्ट के अंदर जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए गए हैं हमारे बुद्धिजीवियों द्वारा, उसमें ये निर्णय ले लिया गया है कि अब ये इस्लाम का हिस्सा ना था, ना है, ना रहेगा। तो मुझे लगता है ये जागरूकता अभियान तो अब हमारे जमीर साहब को, आतिकुर रहमान साहब को लेकर के आना चाहिए। और ये बार बार दलील देते हैं कोर्ट की, मैं अलग सब्जेक्ट पे जब इनसे बात करता हूं तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की दलील देते हैं, ये कोर्ट की जजमेंट की दलील देते हैं। तो आज वो दलील कहां चली गई? आज भी इनको उस दलील के साथ आगे चलना चाहिए, इन्हें बोलना चाहिए। मैं बस एक ही आग्रह करूंगा आपसे, ज्यादा ना बोलते हुए, कि आप दोनों बुद्धिजीवियों से मैं आग्रह करूंगा कि आप जाकर के बताइए पूरे मुस्लिम समाज के अंदर कि जो मौलवी और ठेकेदार आपको ढक करके बैठे हैं इस्लाम के नाम पे, वो फर्जीवाड़ा बहुत लंबे वक्त तक अब आगे चलने वाला नहीं है। तो आपके पास आपके अधिकार हैं, आप जिस भी तौर पे चाहे बाहर निकलिए, अपने कैरियर को आगे लेके जाइए, अपना ग्रोथ कीजिए।
और ये जो दकियानूसी ख्यालात हैं, अब मैं दकियानूसी इसलिए बोलूंगा क्योंकि मोहर लग चुकी है इसके ऊपर, ये दकियानूसी ख्यालातों से अब आपको मुस्लिम महिलाओं को बाहर निकालना पड़ेगा और जिम्मेवारी आपकी है। अभी जिम्मेवारी सारी आपकी बनती है। जिम्मेदारी जमीर अहमद खान साहब, अतीकुर रहमान साहब के संदर्भ में राजीव जेटली जी बता रहे हैं, लेकिन राजीव जेटली जी चूंकि आप एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल से ताल्लुक रखते हैं, इस संदर्भ में तो आप भी इत्तेफाक रखते हैं कि आज़ादी के 75 साल बाद भी महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, और उसमें भी मुस्लिम समाज के संदर्भ में तो एक बड़ी चुनौती है। 3 तलाक को एक अपन बड़ी उपलब्धि के तौर पर व्यक्त करते आते हैं और है भी। क्या आपको लगता है कि आज का जो कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला है हिजाब के संदर्भ में, ये मुस्लिम महिलाओं के संदर्भ में, मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा के संदर्भ में वस्तुतः क्रांतिकारी कदम साबित होगा? इससे बच्चियां घर के अंदर नहीं रह जाएंगी बल्कि किताब के और नजदीक जाएंगी। किस राय के साथ है आप? भविष्य को किस उम्मीद के साथ देख रहे हैं आप? मैं एक सेकंड हिमांशु जी एक बात साथ में जोड़ना चाहता हूं। आपने कहा कि मुस्लिम महिलाओं की पोजीशन बहुत खराब है। इस खराब होने के पीछे की वजहें भी मुस्लिम बुद्धिजीवी ही रहे हैं जी। जब हमें अधिकार मिल रहे थे, हिंदू कोड बिल लाया जा रहा था, तब नेहरू जी के पास जाकर के मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने कहा था कि आप हमें कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मत जोड़िए, हमारे इस्लाम के अधिकार हमें अलग से दीजिए। और उसको नेहरू जी ने माना था उस बात को, और इसकी तारीफ भी की गई थी नेहरू जी की इस बात को लेकर के। मैं आपको बताना चाहता हूं, अब वो जो दिन था, वो जब निर्धारित हुआ तो मुस्लिम पुरुषों के हिसाब से निर्धारित हुआ था, नहीं तो ये ट्रिपल तलाक की प्रथा भी नहीं रहती और ये हिजाब की प्रथा भी नहीं रहती। और आज उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है? मुस्लिम महिलाओं को भुगतना पड़ रहा है। अतीकुर रहमान साहब, आप इस बात के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, लेकिन मेरे पास इस बात का फैक्ट है कि अंबेडकर जी ने नेहरू जी से कहा थी ये बात कि नेहरू जी, आप अगर इस देश के अंदर अधिकार देना चाहते हो तो सभी को बराबर का अधिकार दीजिए, धर्म के आधार पर उसका बंटवारा नहीं होना चाहिए। और ये इसकी खिलाफत, और इस बात के लिए अगर कोई खड़ा हुआ था तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता B.R. अम्बेडकर जी खड़े हुए थे, बाबा साहब अम्बेडकर। बड़े महत्वपूर्ण एक ऐतिहासिक तथ्य को रेखांकित कर रहे हैं राजीव जेटली जी इस चर्चा में, कि अगर आजादी के प्रारंभिक दौर में समान नागरिक संहिता अस्तित्व में आई होती तो शायद मुस्लिम महिलाओं की स्थिति बेहतर होती। अतीकुर रहमान साहब को इसके संदर्भ में आपत्ति है, एक तो उनकी आपत्ति सुनते हैं, और दूसरा राजीव जेटली साहब जो ये उम्मीद जाहिर कर रहे हैं, और ये बाकी लोगों की भी उम्मीद है, कुल मिला के मुस्लिम समाज की बच्चियों या महिलाओं की जागरूकता शिक्षा के संदर्भ में बढ़नी चाहिए। अतीकुर रहमान साहब खुद भी उसकी हिमायत करते हैं, तो क्या एक नई शुरुआत अब उम्मीद कर सकते हैं? 2 सवाल अतीकुर रहमान साहब। जी डॉक्टर हिमांशु, राजीव जी कुछ गलत बोल रहे हैं, जानबूझकर मामले को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं जी। आजादी के वक्त बंटवारे के बाद जब संविधान बनाने की बात हुई तो इसमें एक अहम मुद्दा माइनॉरिटीज का ये था कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो कि ब्रिटिश के जमाने में मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को, सिखों को, पारसीज को, क्रिश्चियंस को दिए जाते थे, क्या वो कंटिन्यू रहना चाहिए या नहीं? जी। सरदार पटेल की ही चेयरमैनशिप के अंदर एक कमेटी बनी थी, मौलाना अबुल कलाम आजाद भी उसके मेंबर थे, और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने तमाम माइनॉरिटीज को अच्छी तरह से इस बात पर राजी कर लिया था कि सेक्युलरिज्म को जिंदा रखने के लिए, सेक्युलर एस्पेक्ट्स को कायम रखने के लिए माइनॉरिटीज को सेपरेट इलेक्टोरेट की कुर्बानी देनी पड़ेगी। और सारे लोग, हिमांशु जी, इस बात को आपको अपने चैनल के ऊपर बार बार चलाना चाहिए जी। मुसलमानों ने खास तौर से, क्योंकि सबसे बड़ा अगर माइनॉरिटी समुदाय था तो वो मुसलमान था, सिखों ने भी, क्रिश्चियन ने भी, पारसीज ने भी सेपरेट इलेक्टोरेट के डिमांड को रद्द कर दिया। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मेजॉरिटी कम्युनिटी को संबोधित करते हुए कहा था कि ये हमारे माइनॉरिटीज की बड़ी कुर्बानी, इस बड़ी कुर्बानी को आप कभी भूलना नहीं, और माइनॉरिटी राइट्स को हमेशा हमेशा संविधान का हिस्सा बनाने का वादा किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। जेटली जी, झूठ बोलना, आपको भगवान राम का वास्ता, झूठ बोलना बंद करें आप। सरदार पटेल ने हमको एश्योर किया था माइनॉरिटी राइट्स हमेशा हमेशा संविधान के अंदर कायम रहेंगी, और आपसे आग्रह किया था कि इन माइनॉरिटी राइट्स को रद्द नहीं करना, जो आप उसका उल्टा कर रहे हैं। आप उन्हीं माइनॉरिटी राइट्स को, उनको रौंद रहे हैं, उनका गला दबोच रहे हैं, जिसकी वजह से तमाम प्रॉब्लम्स हमारी समाज के अंदर आएंगे। और आपको एक बात तो अतीकुर रहमान साहब, आपने बड़ा गंभीर किस्म का आरोप राजीव जेटली जी पर अर्थात उनकी पार्टी पर लगाया है। यह माइनॉरिटी राइट सुरक्षित रहने से क्या हासिल हो गया आप लोगों को, ये जानने में मेरी दिलचस्पी है। सारे आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि आप
अन्य की तुलना में अभी भी पिछड़ी हुई स्थिति में। आप स्वयं भी कई मंचों से स्वयं इस बात को कहते हैं, इस कार्यक्रम में भी कहते हैं। महिलाओं के संदर्भ में देश में सबसे खराब हालत में अगर किसी समुदाय की महिलाएं हैं तो वो मुस्लिम समाज से जुड़ी हुई महिलाएं हैं। इसके बावजूद भी आप नहीं चाहते हैं कि इसमें कोई बदलाव होना चाहिए, इसमें अन्य लोगों के साथ कदम ताल होनी चाहिए। थोड़ा आपका नजरिया साझा होगा कि आखिर इससे फायदा क्या है, क्या ऐसा हासिल होता है जिसके चलते आपको लगता है कि ये रहना चाहिए, या ये पुरुषवादी मानसिकता है जिसमें और किसी को कोई अधिकार ना हो, महिलाओं को अपने नीचे ही रखना है, इसलिए माइनॉरिटी राइट्स के संदर्भ में इतना आग्रह। थोड़ा आपका नजरिया समझना चाहता हूं देखो रहमान साहब। डॉक्टर हिमांशु, सिर्फ ये माइनॉरिटी महिलाओं की बात नहीं है जी, यहाँ पर बात है कि किस तरह से हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ने 70 साल में मुसलमानों को वोट बैंक बना के रखा, किस तरह से उनको रौंदा गया, उस समाज को कभी भी माइनॉरिटी राइट्स का सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए नहीं दिया गया। आपको इसके साथ साथ में ये भी ध्यान रखना होगा, माइनॉरिटी राइट्स खत्म करना इसका सोल्यूशन है या नहीं है। तो आप बताइए मुझे कि जो एससी और एसटी के जितने भी राइट्स है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो प्रावधान रिजर्वेशन सिर्फ 10 साल के लिए थे। 10 साल के बाद में डॉक्टर BR अम्बेडकर को पूरी उम्मीद थी कि एससी और एसटी समाज पूरी तरह से समांतर हो जाएगा दूसरी कास्ट के मुकाबले। 10 साल से 20 साल, 20 से 30, आज 75 साल के बाद भी एससी और एसटी लेवल पे नहीं आए, तो क्या इसका मतलब है कि उनकी सारी राइट्स को आप रद्द कर देंगे? ये तो कोई सलूशन नहीं हुआ। उनकी स्थिति में बदलाव सकारात्मक है। जब देश आजाद हुआ उनकी हालत क्या थी और इन प्रावधानों के चलते आज वो किस स्थिति में, वो अंतर साफ दिखता है। लेकिन अतीकुर रहमान साहब, आप मुझे नहीं बता पाए कि इन राइट्स के चलते माइनॉरिटीज की स्थिति में क्या बदलाव आया सकारात्मक रूप से। आपने स्वयं ही स्वीकारा कि वोट बैंक बनकर रह गए, तो कहीं ना कहीं सवाल है ना माइनॉरिटीज के संदर्भ में, स्पेशल राइट्स के संदर्भ में। कुछ कहना चाहते हैं मेरे साथ जमीर अहमद खान साहब भी, उनके पास में भी कोई नजरिया होगा, सुनते हैं जमीर अहमद खान साहब की कुछ गंभीर बात। जी 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 देखिए, ऐसा है कि जो आज मुसलमानों की हालत है जी, वो अब से काफी साल पहले सच्चर कमेटी की रिपोर्ट और उसके बाद दूसरी भी रिपोर्ट्स आई, उसके अंदर आई और उसके अंदर कुछ सिफारिशें भी थी। उन सिफारिशों पर अगर अमल होता, जिस तरीके से SC ST मामले में हुआ, अगर उन सिफारिशों पर अमल हुआ होता तो शायद मुस्लिम समाज की हालत आज दूसरी होती। दूसरी मैं बता दूं बात कि ये करते शिक्षा की। शिक्षा के लिए माइनॉरिटी के लिए, खास तरीके से मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए मौलाना आजाद फाउंडेशन है। मौलाना आजाद फाउंडेशन से हमारे MP साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता साहब, जरा जेटली साहब बताएं कि कितना पैसा दिया गया। यानी कुल 143 लोगों को हायर एजुकेशन के लिए पैसा दिया गया मौलाना आजाद फाउंडेशन से। लगभग 18-20 करोड़ लोगों के अंदर 143 स्टूडेंट्स को वो पैसा दिया गया। लिहाजा किस तरीके से मुसलमान ये कहते हैं कि पिछड़ा हुआ है, बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है पिछड़ा हुआ है, बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। जब मुसलमान आज आप देखिए कि किस तरीके से यूक्रेन में फंसे थे लोग, तो हायर एजुकेशन के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, जो मुसलमान के बस की बात नहीं है। तो क्या आप ये समझते हैं कि इस गरीबी में, इस जो हमारे साथ इम्तियाज बढ़ता जा रहा है, उसके अंदर मुसलमान तरक्की कर सकता है? आप जेटली साहब, आप अपनी पार्टी से खाली सच्चर कमेटी की जो सिफारिशात हैं आप लागू करा दें, आपका बहुत एहसान होगा। इस समाज को, मुस्लिम समाज को बहुत बड़ी मदद भी होगी बदलने के लिए। और हम उम्मीद करेंगे कि बुलडोजर की जगह शिक्षा के ऊपर बात हो, बुलडोजर की जगह रोजी रोटी के ऊपर बात हो। आप उसकी तो मुखालफत करते नहीं, आप जहां पे फर्क पैदा करने की बात होती है वहां बात करते हैं और समाज को बांटने का काम करते हैं। यकीन मानिए कि ये इस मुल्क के लिए और हम सब के लिए, क्योंकि आप भी उसमें हैं, हम भी उसमें हैं, तो वो फायदेमंद नहीं है, बहुत नुकसानदेह है। जब गर्म हवा चलती है तो आपके लिए भी उतनी ही गर्म है, हमारे लिए भी उतनी गर्म है। काफी सारी तकरीर दे दी जमीर अहमद खान साहब ने। मुझे जाना राजीव जेटली जी के पास उत्तर लेने, लेकिन मेरे साथ में प्रताप भानु शर्मा जी हैं। अतीकुर रहमान साहब ने सीधे आपको निशाने पर ले लिया। मुसलमानों के संदर्भ में वोट बैंक बना के रखा 70 साल तक, राज तो आपका ही रहा 55 साल तक। प्रताप भानु जी, मुसलमानों की जो भी हालत है वो आपके कारण है। अब राजीव जेटली जी की सरकार आई है तो कुछ कर रही है,
पहले 3 तलाक से मुक्ति दिलाई, अभी हिजाब के संदर्भ में भी कोशिशों में लगे हैं। कुछ अपराध बोध है आपको? जी प्रताप भानु जी, नहीं, किस बात का मैं सुन नहीं पाया अभी। कुछ अपराध बोध है आपको कि मुसलमानों की जो बदहाली है उसके लिए जिम्मेदार आप हैं? स्वयं अतीकुर रहमान साहब ने यहां पे बताया कि 70 साल तक वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल हुए हम लोग। प्रावधान के हिसाब से काम करें, पढ़े, आगे बढ़े, रोजगार बढ़ाएं, स्वरोजगार बढ़ाएं, काय का अपराध बोध होगा जी? हमारे बराबर का समाज है। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने सबको बराबरी से दर्जा देते हुए हर धर्म को अपने धर्म के हिसाब से पालन करते हुए आगे बढ़ने की छूट दी है। अनावश्यक विवाद बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हिजाब के मामले में शिक्षा में आगे बढ़े, रोजगार में आगे बढ़े, स्वरोजगार में आगे बढ़े। चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, किसी की भी हो, इन्हें बिल्कुल प्राथमिकता पे आगे बढ़ाना चाहिए। तो कुल मिलाकर प्रताप भानु जी को दलील समझ में नहीं आ रही, अतीकुर रहमान साहब की भी और जमीर अहमद खान साहब की भी। लेकिन मैं आखिरी बातचीत सीबी पांडे साहब से करूंगा, लेकिन उससे पहले राजू जेटली जी आपसे निर्णायक बातचीत करनी है, क्योंकि अतीकुर रहमान साहब और जमीर अहमद खान साहब दोनों का मानना है कि आप ठीक नहीं कर रहे हैं। मुसलमानों के संदर्भ में वाकई अगर आप चिंतित हैं, उनकी दिशा और दशा वाकई आप बदलाव लाना चाहते हैं, तो कुछ वास्तविक कदम उठाइए। ये समाज को बांटने वाली और बहकाने वाली चीज़ों में ही क्यों लगे रहते हैं? ये कहना है दो विद्वान लोगों का। कुछ असर पड़ रहा है आप पे इनकी बातों का? नहीं, मैं तो इनको ये बताना चाहता हूं कि जिंदगी दड़बे वाली आपने खुद निर्धारित करी थी। आपने, मैं इसीलिए थोड़ी देर पहले अतीकुर रहमान साहब ने कहा कि आप गलत बोल रहे हैं। जेबी कृपलानी जी, मैं केवल बाबा साहब अम्बेडकर की बात नहीं कर रहा, जेबी कृपलानी जी ने इस बात की खिलाफत करी थी कि अधिकार जो वंचित करा जा रहा है मुस्लिम महिलाओं को, इसका खामियाजा आपको उठाना पड़ेगा। और देखिए वहां पर लोकसभा के अंदर सांसदों ने, मुस्लिम सांसदों ने इस बात की तारीफ कर दी। आप सोचिए उस वक्त में क्या होता होगा। उनको नतीजा नहीं पता था कि क्या होने वाला है। इसीलिए ये दड़बे की जिंदगी आपने निर्धारित करी थी। और इसके जो क्राफ्टमैन है वो देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। आज आप कह रहे हैं कि परिस्थितियां कब बदलेगी। ये हिजाब हटाया, ट्रिपल तलाक हटाया, मुस्लिम बच्चों को, युवाओं को आज जो हम हुनर के लिए पैसा दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, ये परंपराएं हमने बदली। अरे भाई अपने पैरों पे खड़े होंगे ना, वो अपने पैरों पे। कब तक आप मुसलमान? अरे आपने भारत की आजादी के बाद अपने आप को भारतीय कह दिया होता तो आज आप दोनों का चेहरा भी मेरे जैसा होता और मेरी जैसी भाषा होती। आप जब तक मुसलमान बन के रहेंगे, भारतीय बन के नहीं रहेंगे, इसका खामियाजा पूरी मुस्लिम जात को, पूरी मुस्लिम समाज को भुगतना पड़ेगा। और दड़बे से बाहर निकालिए उन्हें। आप तो वापस घुसा रहे हैं सबको। मैं दड़बा इसलिए बोल रहा हूं बार बार क्योंकि ये चर्चा भी आपकी इसी बात को लेकर के थी, या हिजाब अभी भी कंटिन्यू रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। और 2 बार आग्रह कर चुका हूं, ये अगली डिबेट में या इसी डिबेट के अंदर आग्रह करके जाए, लास्ट में कम से कम अपने ही इस्लामिक स्कॉलर्स को आग्रह करके जाए। या आपका कर्तव्य बनता है कि जाकर के बताए, जिसे हम गुमराह करते रहे, जिसका हम सहारा लेके मुस्लिम महिलाओं को हिजाब पहनाते रहे, वो हमारे इस्लाम का हिस्सा नहीं है। अब तो ये चर्चा शुरू होनी चाहिए। अब ये चर्चा शुरू हो रही है। सीधे तौर पर राजू जेटली जी कह रहे हैं कि अब मुसलमान समाज के प्रभावशाली लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि कोर्ट का फैसला आने के बाद वो ये तकरीर दें कि ये हिजाब के फेर में पड़ना बंद कीजिए, खुलकर सामने आइए, अपनी जिंदगी को संवारिए। लेकिन जो बात राजीव जेटली जी कह रहे हैं, क्या वो सर्वोच्च अदालत में भी ठहर पाएगी? क्योंकि अभी अपील की गुंजाइश बाकी है। हमारे साथ में जमीर अहमद खान साहब यही कह रहे थे कि जब सर्वोच्च न्यायालय का आदेश जो भी आएगा मान लिया जाएगा। तो मैं जानना चाहता हूं आपसे पांडे साहब कि जो बार बार सर्वोच्च न्यायालय में अपील और इसकी बात की जा रही है, क्या 3 जजों की पीठ ने जो फैसला लिया है, ऐसा लिया होगा जिसमें तथ्य नहीं होंगे, केवल भावनाएं होंगी? या आप भी मानते हैं कि इतने विवाद के बाद इस्लाम में हिजाब अनिवार्य नहीं है, ये अगर कथन दिया है हाई कोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ ने, तो मुश्किल है बदलना? मैंने तो जजमेंट देखा है, पढ़ा है जी, और मैं नहीं समझता कि इस जजमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कोई और फैसला देगा, क्योंकि उन्होंने सारे रीजंस और सारी बातें को, बहुत तथ्यों को डिस्कस करते हुए 130 पेज का जजमेंट है। तो ये कोई ऐसा है भी नहीं, ये बेंच का जो फुल बेंच का जजमेंट है वैसे तो मान लेना चाहिए। लेकिन यह है कि बेहतर होगा कि जिन लोगों ने रिट पिटीशन दाखिल किया है उनको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और अपने मामले को सुप्रीम कोर्ट में और विद्युतापूर्ण ढंग से रखना चाहिए, और भी बड़े बड़े वकीलों को रखना चाहिए। ये आपका संवैधानिक अधिकार है, और ताकि अंतिम रूप से ये मामला को सुप्रीम कोर्ट सेटल कर दे, ताकि इसके बाद फिर अन्य हाई कोर्ट में भी ये मामला उठेगा और फिर यही मामला फिर नए सिरे से शुरू होगा।
तो हाईकोर्ट में उठेगा तो वो पूरे देश में तो बाइंडिंग होगा नहीं, जी क्योंकि हाईकोर्ट में मामला है और सिर्फ इस स्कूल के मामले का मामला है, तो इसलिए ये इन्हीं लोगों पर लागू होगा, पूरे देश में तो लागू हो नहीं पाएगा। तो बेहतर है सुप्रीम कोर्ट में जाए, वहां लागू कर दे। तो कुल मिलाकर हम लेकिन बातचीत को अगर निष्कर्ष पर पहुंचाएं तो बातचीत कुल मिलाकर यह बताती है कि आज का यह फैसला महज एक विवाद के संदर्भ में फैसला नहीं, बल्कि मुस्लिम समाज के संदर्भ में भविष्य की एक महत्वपूर्ण कड़ी बनने जा रहा है। हमारे साथ में जस्टिस सीबी पांडे साहब का कहना है कि 130 पन्ने के आदेश को उन्होंने खुद पढ़ा है। जिन दलीलों के आधार पर यह फैसला आया हुआ है, देख के मुश्किल लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इसके उलट कोई फैसला करेगा, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का अपना विवेक है, वह जिस भी नतीजे पर पहुंचे। लेकिन आज की तारीख में ये बहुत स्पष्ट है कि किताब के ऊपर हिजाब को तरजीह नहीं दी जा सकती, इस पर एक राय है, लेकिन अब उसे समाज के स्तर पर स्वीकृति दिलाई जाए, इसके लिए जमीर अहमद साहब और अतीकुर रहमान साहब जैसे लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है।